Hello everyone, in the answer traffic. Today we are starting our discussion on the constitutional body. So one by one, पहले हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में देखना है, दैट इज अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल। जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल लेवल पर, जो कि जितने भी लीगल डिस्प्यूट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे कोर्ट हो। और बिल्कुल सेम काम करने के लिए हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल का जो है वो ऑफिस है। जब हम बात करें आर्टिकल्स क्या है, तो अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76 और एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 160। लेकिन इसी के अलावा जब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। दे हैव बीन क्रिएटेड लेटर ऑन टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल एंड टू हैव द मोर लीगल एडवाइस एंड मोर लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय द गवर्नमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव। तो अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो प्रेसिडेंट करते हैं अंडर वारंट, जो कि उनके हैंड एंड सील के भी पर होता है। जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एडवाइस करके प्रेसिडेंट को जो है उस एडवाइस के हिसाब से अपॉइंट करना होता है। कभी भी उनको हटा भी सकते हैं। रोल क्या होता है, लॉ ऑफिसर होते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, ड्यूटी होती है यूनियन गवर्नमेंट को सारे लीगल मैटर्स पर एडवाइस देना और यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना जब भी केस यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का आता है, चाहे वो सिविल केस है, चाहे वो टोर्ट का केस है, चाहे वो कौन। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है कि वो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए, जिसकी सिंपल सी है कि 35 साल एज जो है उनकी मिनिमम एज नहीं है, 65 ईयर से नीचे होनी चाहिए। और इसके अलावा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उन्हें 5 साल के लिए जो है एज अ जज होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट का सर्व कर चुके हैं, 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं एज एडवोकेट। सैलरी फिक्स की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। और लेजिस्लेटिव रोल भी होता है। इसका मतलब सिंपल है कि पार्लियामेंट में किसी भी सेशन में जाकर वो बैठ सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट उसको नहीं होता है। सिर्फ मेंबर एज ए मेंबर वो बैठ, स्पेशल राइट होता है, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर वो बैठ सकते हैं एज एन ऑडियंस, केस नहीं लड़ सकते अनलेस एंड अंटिल ही हैज बीन असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू डू। जब स्टेट में बात करते हैं तो बिल्कुल सेम फीचर्स है, लेकिन यहाँ पर जो है अपॉइंट करने वाले गवर्नर लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेजर पर रहते हैं गवर्नर के। क्वालिफाइड होते हैं एज ए हाई कोर्ट जज बनने के लिए। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या है कि आपको मैक्सिमम एज आपकी 62 साल, इसके अलावा 10 साल के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट जज का रोल निभाया हो, और आप 5 साल से ज्यादा वकील रह चुके हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में। इसके बाद सैलरी गवर्नर फिक्स करते हैं और ये भी स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल के अंदर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन इनके पास किसी और कोर्ट के अंदर जाकर बैठने का राइट नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अटर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। हर्ष मेहता हमारे यहाँ अभी फिलहाल में सॉलिसिटर जनरल है। इसके अलावा मुकुल रोहतगी जो थे वो हमारे अटर्नी जनरल थे। तो अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये दो ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, जैसे मैंने बोला सॉलिसिटर जनरल स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर हम बात करें कैग की, तो सबसे बड़ा ऑडिट का हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कैग, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में आर्टिकल 148 से 151 यानी पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जाता है। पब्लिक पर्सपेक्ट से कस्टोडियन माना जाता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को हेड करता है। और हम बोल सकते हैं कि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर इसको हेड नहीं करते, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अंदर पर्सनल सेलेक्ट होते हैं बाय द यूपीएससी एग्जाम, वही ऑन द सीनियर मोस्ट पोजीशन कैग को हेड करते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कैसे करते हैं, वारंट अंडर हैंड एंड। इसके अलावा जब रिजाइन करवाना होता है तो जब मर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेजर पर रहते हैं प्रेसिडेंट की। इसका क्या मतलब है, जब चाहे वो हटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन मेंशन है, दैट इज कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं वैसे इनको हटाया जाएगा। कैसे हटाए जाते हैं, हटाने का प्रोसेस है कि दोनों हाउस जो है एक रिजोल्यूशन पास करवाइए, स्पीकर को और चेयरमैन को एडमिट करवाइए। लोकसभा के लिए 100 MP, राज्यसभा के लिए 50 MP। किस चार्ज पर हो सकता है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी की है, उसके लिए कमेटी बैठेगी। कमेटी को हेड करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सीनियर मोस्ट जज। इनके अलावा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट और एक जज और होंगे। कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी की है, तो ऑर्डर पास होता है, प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को हटा देते। दिस इज द फुल प्रोसीजर। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि फाइनेंशियल कमेटी की सबसे मुख्य कमेटी है हमारे यहाँ, उसके अंदर जो है आपके
27 से 28 लोग होते हैं, जिसमें 15 जो है आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। उसके एज ए फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर ये काम करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं। जब भी कैग की रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर जाती है, तो उन रिपोर्ट की अंदर जितनी भी टेक्निकलिटी उनको समझाने के लिए पार्लियामेंट में वो असिस्ट करते हैं। ये भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकते हैं एज ए ऑडियंस। दूसरा, कोई मिनिस्टर इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट देते हैं, तो ये अलग अलग तरीके की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देते हैं हर साल, जिसमें कि पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग पर, पब्लिक एस्टिमेट पर, ये 3 तरीके की रिपोर्टें बनाकर देते हैं, ऑडिट करते हैं। इसके अलावा जो कैग है वो किन किन चीजों के ऊपर ऑडिट कर सकते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जितने भी यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, उनका भी करवा सकते हैं। खुद नहीं करेंगे, करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट जो है इनको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी एजेंसी का, किसी पीएसयू का भी करें, तो उसका भी ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ये ऑडिट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इंटर्न प्रोग्राम, तो इसमें क्या है कि बच्चों को जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जो है ऑडिट की जितनी भी टेक्निकलिटीज है उनको समझने की कोशिश करिए। एक्सपोजर दिया जाता है कैग के द्वारा, ताकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जितने पर्सनल प्रोफेशनल काम करने वाले हैं उनकी एक्सपर्टीज को कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनाया जाए, बढ़ाया जाए। इसके अलावा टर्म ऑफ रिमूवल हमने देखा 6 साल के लिए आते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, बट प्रोवाइडेड दैट ही डू नॉट सर्व इन एनी अदर ऑफिस पोस्ट हिज रिटायरमेंट, तो अलाउ नहीं है इनको। इसके अलावा जो कैग है वो इंटरनेशनल बॉडीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साथ में। अभी क्या, अगर एग्जाम्पल बात करें, तो हमारे यहाँ जो कैग ऑफ इंडिया है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले जो थे वो आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसके बाद वो कैग बने। कैग बनने के बाद अब वो कैग का भी भार संभाल रहे हैं, और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन के तहत वो अलग अलग एजेंसीज को, जो हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन की कोई कैग की एजेंसी, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2023 टिल 27। इसके अलावा अ, इनकी भी एक अवार्ड लिमिट है जो कि दैट इज 65 ईयर्स, और ग्राउंड हमने देख लिया कि किस तरीके से रिमूव। कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है? वारंट देखा। और सैलरी जो है वो पार्लियामेंट इनकी डिसाइड करती है, चेंज नहीं हो सकती है। आल्सो कम्स अंडर दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चार्ज एरिया, जो वोट नहीं हो सकता, लोकसभा वोट नहीं कर सकती इसके ऊपर, खाली डिस्कस कर सकते। इसके अलावा रिजाइन कर सकते हैं जब मर्जी चाहे, प्रेसिडेंट को लेटर लिख जाइए अंडर आर्टिकल 148 क्लोज 1। इसके बाद हमने देखा डिस्क्वालीफाइड है कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करने। चैप्टर 5 इसके अंदर मेंशन है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेकंड और थर्ड शेड्यूल है, वहां पर कैग के लिए भी कुछ मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में मेंशन है कि इनकी सैलरी और जो कंडीशन ऑफ सर्विस पर अलाउंसेस इन्हें मिलेंगे वो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। तो ये सेकंड शेड्यूल हुआ रिगार्डिंग कैग। और थर्ड शेड्यूल के अंदर वो क्या ओथ लेते हैं और अपने ऑफिस की सब्सक्राइब करते हैं, वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, अलोंग विद द मिनिस्टर्स एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्यूटीज क्या है, तो ड्यूटीज हमने देखा ऑडिट करने का इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं निभा पाते। अब दिक्कत क्या है और क्या कंसर्न है कैग के ऑफिस में? 3 से 4 कंसर्न है। पहला, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस है उसमें खाली पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की पावर हमारे कैग के पास, नंबर 1। जो कि पैसा निकालने के बाद ऑडिट करो तो फायदा क्या? देर इज नो बेनिफिट टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ऐसा बोला जाता है। तो आपको कंट्रोलर की पावर भी देनी चाहिए, यानी पैसा लेने से पहले भी कैग से आप पूछो, तो आप बोल सकते हो कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑडिटर जनरल है उसने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह किया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यूके जैसी कंट्रीज के अंदर ऐसा है, आपको पैसा लेना तो पहले कैग से ही पूछोगे तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज अ मेजर कंसर्न। रीजन भी, हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की पार्लियामेंट्री सेक्शन बैलेंस, जब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जब हम बात करते हैं ग्रांट इन एड है, उसके ऊपर भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। जब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके के मोशन है, टोकन कट से लेके जीरो कट से मोशन, जिसमें 1 रुपए तक आपकी डिमांड को लेकर छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री है। क्यों हम कैग को कंट्रोलर की पावर नहीं देते? क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पैसे के ऊपर भी जो कंट्रोल लगाना है, चेक्स एंड बैलेंस लगाने हैं, उसकी पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी गई है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो रहे, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ना रहे। इसके अलावा कैग में दिक्कत क्या है? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। हम देखते हैं कैग के जो ऑफिसर्स हैं, जो
क्लरिकल स्टाफ है उसकी आप अलग अलग जगह अपॉइंटमेंट करते हैं, तो कैग की रिपोर्ट है वो डिले हो जाती है। दूसरा, जो कैग की रिकमेंडेशन होती हैं, कई बार देखा जाता है वो रिकमेंडेशन देती है लेकिन पूरी तरीके से माना नहीं जाता, तो रिटर्न में आप परमिशन दीजिए और मिनिस्टर की अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दीजिए कि आपने मानी तो क्यों मानी, रिटर्न में बताइए, और नहीं मानी तो क्यों नहीं मान रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान भी है कि जब आप कैग की रिकमेंडेशन से बाईपास करने की सोचते हैं एज ए मिनिस्टर, तो आपको रिटर्न में बताना पड़ेगा पूरी पार्लियामेंट के सामने कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका भी टाइमली अडेरेंस होना चाहिए। इसके अलावा कैग की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर इन डिटेल डिस्कस होनी चाहिए, उसके ऊपर भी गिलोटाइन मोशन यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि पूरी सारी जो रिकमेंडेशन है उनमें से एक या दो को डिस्कस किया जाता है, बाकी वो क्लब करके गिलोटाइन मोशन के अंदर दबा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कैग है, हमने देखा है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनकी जो ऑडिट है वो मोस्ट ऑफ द पीएसयूज के ऊपर अभी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं बीसीसीआई, जब हम बात करते हैं टेनिस फेडरेशन, अलग अलग, ताकि जो मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मामले हैं वो कहीं ना कहीं उजागर हो और उनके ऊपर टाइमली मेजर्स लिए जाए। जब हम बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की, बैंकिंग की, तो वहां पर जिस तरीके से आरबीआई के अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से लेकर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो कहीं ना कहीं कैग भी वो रोल निभा। इसके अलावा फॉर्म ऑफ अकाउंट, यानी किस तरीके से पैसा लिखा जाएगा, पैसा दिया जाएगा, उस सारा अकाउंट का ब्यौरा कैग बताता है अंडर आर्टिकल 150। ऐसा प्रेसिडेंट ऐसा आर्टिकल 150 कहता है, जो कि प्रेसिडेंट इनके सामने रखते हैं और प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी भी देते हैं। 151 के अंदर तीन तरीके की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है: पब्लिक अकाउंट, पब्लिक एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट आपका जितना पैसा सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट से। पब्लिक अंडरटेकिंग आपके जितने पीएसयू, आपकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एजेंसी सारों का अंडरटेकिंग, यानी उन सारी एजेंसियों की ऑडिट करना। और पब्लिक एस्टिमेट, यानी जितना भी आपके एस्टिमेट, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के सारा एस्टिमेट को जांचना, ये क्या का काम होता है। और एस्टिमेट रिपोर्ट जो कमेटी जो है, हम मानते हैं उसको कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। फाइनेंशियल कमेटी की कैटेगरी में इसमें 30 मेंबर होते हैं और ऑल मेंबर्स कम फ्रॉम द लोकसभा, नॉट फ्रॉम द राज्य। इसके अलावा हमने देखा कि जो रिपोर्ट होती है कैग की रिलेटिंग टू द स्टेट, वो गवर्नर को सबमिट होती है और गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पेश करते हैं, उसके ऊपर स्टेट की लेजिस्लेचर चर्चा करती है और उसके ऊपर डिसीजन ली जाती है। तो यहाँ पर कंसर्न भी लिखे हुए हैं कि ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, तो मनी स्पेंट लीगली ग्रांटेड होनी चाहिए, ऐसा ही देखते हैं। रेगुलरली ऑडिट होनी चाहिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट होनी चाहिए, ताकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी है, यानी आपकी इकोनॉमी को अपहोल्ड करने वाले प्रिंसिपल्स की भी ऑडिट होनी चाहिए। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऑफ कैग पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 149। डिस्कस वेदर ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन could amount to overstepping its own jurisdiction। तो मेरा ऐसा मानना है कि अंडर आर्टिकल 148 49 जो भी हमने बात की, इसके अंदर वही लिखा जाएगा कि किस तरीके से जो कैग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑडिट करने के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से आती है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, सारा उसका प्रोविजन है, थर्ड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। So we were discussing about the second part of this question, that discuss whether audit of government policy implementation could amount to overstepping its own jurisdiction। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कैग की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो होने का खतरा है। इसके अलावा हमें एफआरबीएम लिमिट क्रॉस होने को देखते मिलती है, वो कहीं ना कहीं जो है लिमिट में आ जाएगी। तीसरा, जो हम एक्स्ट्रा कमर्शियल जो हम बोरोइंग करते हैं विद इन द स्टेट आउटसाइड द कंट्री, वो भी कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत पड़ेगी जब एक्स्ट्रा वेजेंस ऑफ मनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा
जब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, तो उसके अंदर जब कैग रिपोर्ट करेगी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, तो ग्रास रूट से लेकर के यानी बॉटम टू अप अप्रोच की जो गवर्नेंस का प्लान है, उसके तहत हम देख लेंगे कि फाइनेंशियल प्रूडेंस कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ओवरस्टेपिंग इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी उसको ऐसी पावर है कि आप जो है इस तरीके की ऑडिट कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू दी recommendations given, but subject to the mandate given by the President of India, and obviously आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ पैसे से रिलेटेड मामला देखना चाहिए। और इसके अलावा भी जब आप रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिकमेंडेशन है वो कितनी इफेक्टिवली मानी जाती है, उसका भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से दिस आई वुड लाइक टू हाईलाइट है। अगर ओशिक आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट भी तो कहते हैं, हाँ ठीक है। ये इसी में आ गया, ठीक है। So now we are talking about the फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक इम्पोर्टेंट अंग है, जिसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 280 और 281 के अंदर मेंशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी जरूरत क्या है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करने के लिए, किनके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, इसके अलावा स्टेट और ग्रास रूट लोकल बॉडीज के बीच में, इसके अलावा किस तरीके से जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन आप करते वक्त कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को की स्पिरिट को बढ़ावा दे, उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन बहुत जरूरी है। फाइनेंस कमीशन को गठन करने की जो जरूरत है वो इस वजह से है क्योंकि आपके पास जितना भी आप पैसा खर्चते हैं कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर, फिर आप जो कलेक्ट करते हैं वह टैक्सेशन, उसका जो सारा पैसा आपके पास आया, उसको किस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सेंटर और स्टेट के बीच में उसका डिवोल्यूशन करेंगे, इसलिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। हम देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर एक चेयर होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, 10 अराउंड मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इनको जो मैंडेट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है कि आपको किस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंश्योर करनी है, कंट्री की गुड फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के प्लान्स बनाने हैं। जब हम बात करें प्रोमिनेंट फाइनेंस कमीशन जिनके ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं, तो अभी हमारे यहाँ पर है 14th, जिसको हेड कर रहे थे वाई वी रेड्डी, 15th डॉक्टर एन के सिंह, और 16th उसको भी हेड करने वाले भी डॉक्टर एन के सिंह ही है। He is from the IAS सर्विस। तो फाइनेंस कमीशन के अंदर अगर हम बात करें कि क्या IAS को ही हेड बनाया जाता है, सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है उसके क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट को जो सही लगता है उसके बिहाफ पे फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन की जाती है हर 5 साल के बाद। जैसी नई गवर्नमेंट आती है तो एक हमारे यहाँ फिनोमिना है कि फाइनेंस कमीशन दोबारा से, जैसी नई गवर्नमेंट आती है तो दोबारा से बनाया जाता है, रिकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिवोल्यूशन कैसे होगा। अगर हम बात करें कि पहली बार सबसे पहले कब आया, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट हुआ, उसके 2 साल के बाद हमें फाइनेंस कमीशन देखने को मिला, और हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें एक चेयर और 4 मेंबर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दिस अ 5 मेंबर बॉडी, लेकिन ऐसा भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। रिकमेंडेशन क्या क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, यानी आपने जितना कलेक्ट किया, कलेक्ट करने में जितना पैसा खर्च हुआ, उसको हटा करके जितना पैसा वाकई में आपके अकाउंट में बचा, वो हुआ नेट प्रोसीड। तो उसको किस तरीके से यूनियन और सेंटर के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में आपको डिवोल्व करना है, बांटना है, पहला प्रिंसिपल ये। दूसरा, आप अगर ग्रांट इन एड मांगते हैं, आपकी अलग अलग मिनिस्ट्री ग्रांट इन एड मांगती है या फिर आपकी अलग अलग स्टेट ग्रांट इन एड मांगती है, तो किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से पैसा उठा के ग्रांट इन एड में दिया जाए, क्या प्रिंसिपल के बिहाफ पे दिया जाए, वो फाइनेंस कमीशन तय करता है। दूसरा, तीसरा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उसके अंदर से किस तरीके से पैसा उठाकर पंचायत को डिवोल्व किया जाएगा फंड, वो भी फाइनेंस कमीशन बताता है। कब? जब फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट रिकमेंडेशन करता है ऐसा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर से म्यूनिसिपैलिटी को कैसा दिया जाए, वो भी फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट के रिकमेंडेशन पे, और कोई और अदर मैटर भी फाइनेंस से रिलेटेड कमीशन को, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को दिया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट साउंड फाइनेंस में उनको देना चाहें तो। आप स्क्रीन करिए डाउन। तो जब हम बात कर रहे थे फाइनेंस कमीशन की, तो हम कुछ और इस बारे में बात करेंगे कि फाइनेंस कमीशन
जो है क्या ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है, तो हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की कुछ क्वालिफिकेशंस भी हैं। पहला, आप एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, यानी 5 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा, कोई गवर्नमेंट में या फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंट की बहुत अच्छी जानकारी रखता हो। तीसरा, किसी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी जानकारी हो, सेबी के हेड बने हैं, उसके बाद आपके आरबीआई में डायरेक्टर रह करके आए हैं, बैंकिंग में एसबीआई के चेयरपर्सन रहे हैं, फाइनेंस का बहुत अच्छा टेक्निकलिटीज को जानते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट हैं बहुत जाने माने। आप जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, आप जो है बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग जो इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी कर रखी है आपने, तो आपको भी एज ए मेंबर बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के हाई कोर्ट के जज क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा, आपको गवर्नमेंट फाइनेंसिस की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको जनरल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और चौथे इंसान के लिए आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कितनी भी बार आपका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। आप जो है जब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, यानी आप प्लेजर पर रहते हैं प्रेसिडेंट के। अगर हम बात करें तो एडवाइजरी नेचर का भी रोल फाइनेंस कमीशन निभाता है, जिसमें एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर हम बात करें पहला फाइनेंस कमीशन कब आया, तो 1951 के अंदर आया था। और आई थिंक केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। 14th की हमने बात की वाई वी रेड्डी, 15th की बात की एनके सिंह। तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हुआ था कि इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन, तीनों में से कौन पहले आया, क्रोनोलॉजी बताइए। तो सबसे पहला इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन हुआ। इसके बाद आया प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जिसको हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन होता है, जो कि आपके प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है, किस तरीके से 5 ईयर प्लान आपके बनेंगे वो बताता है। इसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन, यानी पहले आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरी बार आया प्लानिंग कमीशन, तीसरी बार आया फाइनेंस कमीशन। तो ये सारी चीजें रिगार्डिंग दी क्रोनोलॉजी, और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी हमारे यहाँ अपीयर हुआ। अब अगर हम बात करें नेशनल कमीशन, तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं, और कल से हम because we have the short of time, कल से we will start regarding the National Commission on ST, OBC, Women and so on and so forth. Thank you so much and keep watching Ansarkari.